विभाजन की औपचारिक घोषणा अभी महीनों दूर थी। विभाजन के पहले दंगे का वो खतरनाक मंजर, जो वास्तव में हिंदुओं का नरसंहार एक जिहादी मानसिकता वाले इस्लाम के फॉलोअर्स कर रहे थे, अभी लगभग 2.5 वर्ष दूर था। वो काला दिन जिसे हम 15 अगस्त 1947 कहते हैं, 3 साल और कुछ दिन दूर था। और तो और 30 जनवरी 1948 का वह निर्णायक और ऐतिहासिक दिन अभी 1300 दिन दूर था। तब दो व्यक्ति पुणे स्थित अपने कार्यालय में अपनी बेचैनी को एक दूसरे से साझा करते हुए बारंबार ये कहते कि हम करें तो क्या करें। और समस्या क्या थी? प्रश्न क्या था? मसला क्या था? मसला था कि गांधी नामक व्यक्ति 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद जब से निकला था जेल से, तब से वह विभाजन की अनिवार्यता को इस्टेब्लिश करने के लिए तमाम तरह के तंत्रों के माध्यम से वो इसकी अनिवार्यता को समाज पर थोपना चाहता था, भले ही उसके जुमले कुछ और हों। वो जुमला तो उसने बाद में अंततः इस रूप में भी दिया था कि भारत का विभाजन तब होगा जब मेरे शरीर के टुकड़े होंगे या भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। लेकिन इन जुमलों का, इन नारों का, इन वक्तव्यों का कोई महत्व नहीं था। गांधी के इंटेंशन को सही सही समझने वाले लोग जान रहे थे कि गांधी एक माहौल बना रहा है विभाजन के पक्ष में, और उसकी जो पूर्ति है, प्रामाणिकता है, वो इस बात से हो रही थी कि गांधी बिन बुलाए मेहमान की तरह मुस्लिम लीग के पीछे दुम हिलाता हुआ आगे पीछे फिर रहा था। और परिणाम स्वरूप गांधी ने 17 जुलाई 1944 को अपने आप से एक कह रहे वॉलेंटियर करते हुए उसने जिन्ना को पत्र लिखा था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और जिन्ना, जो गांधी को थोड़ा भी भाव नहीं दे रहा था, जब उसने देखा कि बिना बुलाए ही वैसा व्यक्ति, बिना किसी तरह का चारा डाले ही एक वैसा व्यक्ति मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आ रहा है जो हमें हमारा पाकिस्तान दिलवाएगा, तो उसने उसे रेडीली अग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, तुम आओ, हम बातचीत करेंगे। और फिर पुणे स्थित अपने कार्यालय में नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे की जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी, उसी परेशानी के सबब नाथूराम गोडसे की जीवनी पर आधारित इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं। नारायण आप्टे कहते हैं कि मित्र, अब एकमात्र रास्ता हमारे सामने यही बचा है कि ये व्यक्ति जो लगभग इंडिस्पेंसेबल सा बन करके भारतीय राजनीति आकाश पर कुछ इस रूप में छाया हुआ है, जिसमें इसकी जो अपनी व्यक्तिगत बीमारी है, जिसे गलतफहमी की बीमारी कहते हैं, कि मैंने जो कह दिया वो फिर एक ऐसी लकीर बन गई जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मेरे वक्तव्य के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता। मैंने जो कह दिया वह काटे हो गया, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। हमें इस व्यक्ति को इस गलतफहमी के साथ जीते या जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता है। इसे पता होना चाहिए कि नहीं, भारत में वे लोग भी हैं जो इस मातृभूमि से प्यार करते हैं, और उन राष्ट्रभक्तों के रहते तुम इस गलतफहमी की बीमारी में जिंदा रहना चाहो तो रहो, लेकिन इसके साथ कि नहीं, पूरा भारत तुम्हें स्वीकार नहीं करता है। और तब तय होता है कि गांधी के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार करने वाले जो हिंट वाले, इन्वेंडोज वाले, इंसिनुएशंस वाले जो वक्तव्य आ रहे थे, उसके विरोध में नारायण आप्टे का कहना था कि मैं जाकर के इसका विरोध करूंगा। गोडसे कहते हैं कहाँ? नारायण आप्टे कहते हैं कहाँ क्या, हम पुणे में हैं, यहाँ से 50 मील दूर पंचगनी में गांधी ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ है, हाँ, हर साल आता है यहाँ पर। तुम एक काम करो, तुम अग्रणी का संपादन करो और मैं कुछ लोगों को लेकर के जाता हूँ, और पंचगनी में जहाँ गांधी ठहरा हुआ है वहाँ इसके मुंह पे एक तमाचा मारूंगा और इसे कहूँगा कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम हमारी मातृभूमि का बंटवारा करोगे और इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। मैं तुम्हारा विरोध करता हूं, मैं तुम्हारी इस बात के लिए निंदा करता हूं। और ऐसा कह करके नारायण आप्टे अपने साथ अपने कुछ विश्वस्त साथियों को लेकर के पंचगनी पहुंचते हैं, जहां गांधी उस खूबसूरत हिल स्टेशन में ठहरा होता है, और जम करके विरोध होता है गांधी का। पुलिस नारायण आप्टे इत्यादि को पकड़ करके ले जाते हैं, और इन सारी घटनाओं का जिक्र होता है 23 जुलाई 1944 के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिशन में। घटना थी 22 जुलाई की, और खबर छपती है
23 जुलाई को। खबर सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में ही नहीं छपती है, मैंने संदर्भ उसका दिया, खबर और अखबारों में भी छपता है, और तो और अग्रणी में भी इस खबर को छापा जाता है। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और गांधी के तस्वीर को आमने सामने लगा करके नीचे जो कैप्शन देते हैं, उस कैप्शन में कहा जाता है कि भारत की विभाजन की अनिवार्यता का की वकालत करने वाले, मैं तुम्हारी 100 बार इसका विरोध और निंदा करता हूं। ये पहली घटना नहीं होती है। हाँ, ये घटना पहली होती है कि पंचगनी में जा करके कोई गांधी को चैलेंज करे। गांधी का विरोध पॉलिटिकली होता था, जो एक अलग माहौल में होता था। आम जनों के द्वारा एक समूह को ले जा करके गांधी का इस तरह से इतने कड़े शब्दों में विरोध गांधी के लिए, और विशेष करके मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर गांधी के कदमों के लिए, एक पहली और इकलौती घटना होती है। लेकिन ये कब होती है? जब विभाजन की औपचारिक घोषणा अभी महीनों दूर है। अभी विभाजन के नाम पर जो दंगे होने हैं वो अभी बहुत दूर है। अभी माउंटबेटन का आना तय नहीं हुआ है। अभी माउंटबेटन के प्लान को गांधी प्लान कह करके भारत पे थोपा जाना अभी दूर है। अभी क्रिप्स मिशन नहीं आया है, अभी नेहरू कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बना है, अभी वो तमाम चीजें अनफोल्ड नहीं हो रही हैं जिनके हो जाने के बाद से भारतीय राजनीति में एक बहुत ही काले दिनों की शुरुआत होनी है, वो अभी नहीं हुई है। तभी ये दोनों इस गहराई को समझ लेते हैं कि ये आदमी विभाजन के बीज को धरती में गहरे बो चुका है, और इसका विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो विभाजन का वृक्ष किसी न किसी दिन पनप सकता है। और यही कारण है कि ये दोनों गांधी का विरोध करते हैं। विरोध करने की प्रक्रिया ये होती है कि नाथूराम गोडसे संपादन करके उन सारी चीज़ों को एक इंटेलेक्चुअल मेकअप देते हैं। नारायण आप्टे फिजिकली वहाँ जाकर गांधी का विरोध करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, इनसे पूछताछ होती है, बाद में इन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स मान के छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर एक बात और समीचीन है जिसे मैं बताता चलूँ कि जो पुलिस अधिकारी, CID का अधिकारी पंचगनी में इनको अरेस्ट करता है, उस अधिकारी को इस बात की भनक मिल चुकी होती है कि ये लोग गांधी से घनघोर विरोध रखते हैं, गांधी से नफरत की हद तक विरोध रखते हैं। सो इन पे निगाहें रखनी होगी, कहीं भविष्य में इनका विरोध कोई हिंसात्मक रूप ना ले ले। ये सारी चीज़ों को जानने के बाद भी वो मौन रह जाता है, चुप रह जाता है। और जब समय आता है, जब वास्तव में इस तरह के प्लान एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं, तब ये अधिकारी अपने महकमे में इस बात को लेकर के कहीं कोई ज़्यादा सरगर्मी या सक्रियता नहीं दिखलाता है। कारण जो भी हो, सिर्फ मैंने वो चर्चा कर दी। गांधी अपना मुस्लिम अपीजमेंट का कार्यक्रम बदस्तूर जारी रखता है, और तब तक वे सारी चीजें एक के बाद एक क्रिप्स मिशन का आना, कैबिनेट मिशन का आना, ये सारी, क्रिप्स मिशन तो पहले की बात है, कैबिनेट मिशन की बात मैं बेसिकली करना चाह रहा था। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके होने लगती हैं, और फिर कैबिनेट मिशन के सो कॉल्ड फेलियर के बाद, नेहरू के एम्बिशन के उस क्लाइमेक्स के बाद, जब जिन्ना और मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट जिहाद डे का अनाउंस किया, और 16 अगस्त वाली जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई, उसके बाद उसमें सुहरावर्दी का नेतृत्व मिला मुसलमानों को, फिर जो नोआखली का नरसंहार हुआ, उसके बाद भी गांधी ने शहीद साहब कह करके सुहरावर्दी को सराहना बंद नहीं किया। अपने प्रेयर्स मीटिंग में गांधी ने कुरान पढ़ाना बंद नहीं किया। तब फिर से एक बार नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में जब उन दिनों गांधी भंगी कॉलोनी में ठहरा हुआ था, तब इन लोगों ने गांधी का सुहरावर्दी को शहीद साहब कह करके संबोधित करना, और फिर उसमें कुरान, वहाँ उस प्रेयर मीटिंग में कुरान की आयतें को पढ़वाना, इसका विरोध करते हुए ये लोग हालांकि कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है कि तुम हिंदू शास्त्रों को जाकर के किसी मस्जिद में पढ़ो और पढ़वा सको मुसलमानों से, और फिर तुमने ये कैसे तय कर लिया कि तुम हिंदुओं की भावनाओं के साथ ऐसे खेलोगे जैसे कोई शेर हिरन का शिकार करने के पहले उससे खेलता है। ऐसा मत समझना कि तुम्हारा विरोध नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे विरोध के लिए खड़े। और फिर उस समय जो हंगामा वो खड़ा करते हैं उस प्रेयर मीटिंग में, उसके बाद गांधी को वहाँ से चुपचाप भागना पड़ जाता है। और उस विरोध के बाद गांधी को ना सिर्फ वहाँ से एक शेल्टर लेकर के, और एकदम चुपचाप एक शेल्टर ले करके, और फिर वो पीछे के दरवाजे से वहाँ से भाग खड़ा होता है। इसका जिक्र नाथूराम गोडसे
अपने कोर्ट में दिए बयान में इस निमित्त करते हैं कि उनके इन गतिविधियों का वीर सावरकर से कोई लेना देना नहीं था और वीर सावरकर से उनके डिफरेंसेस बहुत पुराने थे। उस डिफरेंसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट में नाथूराम गोडसे कहते हैं कि जब उन लोगों ने भंगी कॉलोनी में गांधी का विरोध किया था, उस विरोध की खबर जब अखबारों में छपी थी तो वीर सावरकर उनसे नाराज होकर के कहे थे कि अगर गांधी मुसलमानों को अपीच कर रहा है और तुम्हें अपनी बातें रखनी है तो तुम भी गांधी की तरह अपना एक अलग प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, वहां कहो। क्यों तुम उसके प्रेयर मीटिंग को डिसरप्ट करते हो जिसकी योजना बना करके नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे गए थे? जो भी हो, मैंने नाथूराम गोडसे की जीवनी की श्रृंखला में आज के एपिसोड में इस बात को इसलिए रखा है कि मैं आपको बता सकूं कि जो कुछ 30 जनवरी 1948 को होने वाला था, उसकी भूमिका में गांधी की पहचान देश के बाकी लोगों को चाहे कितनी देर से क्यों ना हुई हो, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जैसे संवेदनशील राष्ट्रभक्तों को विभाजन की एग्जैक्ट डेट के लगभग लगभग 3 साल पहले से इस कदर हो चुकी थी और उनकी बेचैनी इस बात को लेकर के इस कदर बढ़ी हुई थी कि उन लोगों ने इसके विरोध करने के तरीके को एकदम सार्वजनिक करके ये कह दिया कि इस व्यक्ति को इस गलतफहमी के साथ हम जिंदा नहीं रहने दे सकते हैं कि हमारा कोई विरोध नहीं करेगा। और ये विरोध ही करते रहते, विभाजन तो हो ही गया था, उसके बाद भी ये विरोध करते रहते। लेकिन वो मैं आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा कि क्यों करके इन्होंने वो एक्सट्रीम स्टेप लिया जिसकी भूमिका मैंने इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में दिया है, इंट्रोडक्टरी वाले एपिसोड में। अब सवाल ये था कि गांधी किसी बात को मानने को तैयार नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ 2 ही घटनाएं थी। उसके बाद इन लोगों ने तो 1944 में गांधी का प्रत्यक्ष विरोध विभाजन के नाम पर जो गांधी की एक जुमलेबाजी थी उसका करके शुरुआत कर दी थी। उसके बाद तो प्रेरणा मिल गई थी। जो कोई भी शरणार्थी पाकिस्तान से लूट पीट करकट मर के आ रहे थे, वे गांधी की सभाओं में जा करके इनकी प्रेरणा से इस तरह का विरोध करते रहते थे। इन लोगों ने पंचगनी में विरोध किया, पूना में किया, बंबई में किया और दिल्ली में किया। लेकिन अब हम आते हैं इन दोनों के जीवन में जो एक दूसरा पक्ष चल रहा था, यानी नाथूराम गोडसे ने अलग अलग व्यवसाय करने का प्रयास किया, सब चीज़ों को छोड़ के फाइनली अपने संपादन में आ गए। अग्रणी अखबार निकाली जा रही थी और नारायण आप्टे ने तो अपनी लुक्रेटिव जॉब छोड़ दी थी। वो ब्रिटिश फौज में, एयर फोर्स में वो बड़ा अधिकारी हुआ करता था, उसे परमानेंट जॉब था। पहले तो उसको छोड़ करके टेम्प्रोरी जॉब किया। फिर फाइनली इन लोगों ने वीर सावरकर से 15,000 रुपये की मदद ले करके अपना अखबार शुरू किया। शुरुआत के दिनों में अखबार काफ़ी दिक्कतों का सामना करता हुआ चल रहा था। दिक्कतें इतनी थी कि कई बार लगता था कि अखबार चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर दूसरे दिन कर्ज लेना पड़ता था। और इसी बीच जब राष्ट्रीयता की धार इतनी तीव्र हो गई कि पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, तमाम वैसे राष्ट्रीय लोगों के मन में ये बात आ गई कि देखो, पुणे में ये 2 लोग जो अखबार निकालते हैं अग्रणी, वे कितने साहसी हैं। उन्होंने अपने अखबार में तथ्यों को इस प्रकार से रखना शुरू कर दिया है मानो वे एकदम हमें हमारे सामने एक चलचित्र दिखा रहे हैं। जबकि बाकी सारे अखबार, आज एक शब्द आता है पत्रकारिता में, पत्रकारिता का कटु अनुभव मैंने बखूबी किया है नेशनल डेलीज में काम करते हुए, चाहे वो द हिंदुस्तान टाइम्स हो, द टेलीग्राफ हो या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया हो। मैंने इन सारे अखबारों में काम करते हुए पत्रकारिता का जो घिनौना स्वरूप देखा है, उससे मुझे पता है कि पत्रकारिता की नींव बहुत पहले ही ऐसी पड़ी हुई थी। और उसी नींव की झलक मिलती है नाथूराम गोडसे के समय, जब बहुत कम ऐसे अखबार होते हैं जो सच्चाई को रखते हैं। और उन दिनों कुछ ऐसा गाइडलाइन था जो कहता था कि कहीं दंगे हों, कहीं किसी तरह का विरोध हो तो सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। यानी मुसलमान कुछ गलती करें तो आप उसे समाज का एक वर्ग, जो अभी हाल हाल तक आज मैं जो वीडियो आपके सामने साझा कर रहा हूँ इस कंटेंट को 2024 में, 2015-16 तक तो यही बात थी। अब आकर के सोशल मीडिया के ज़माने में मीडिया में ये साहस आया है कि बातों को स्पष्ट करके रखे। चूँकि ये पत्रकारिता पे मैं आज के संदर्भ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डेविएट नहीं करूँगा, नहीं तो इस पे एक अलग पूरी श्रृंखला हो सकती है कि पत्रकारिता कैसे खतरनाक तरीके से प्री 1947 के ज़माने से जो एक ढर्रे पे चल रही थी उसी ढर्रे पे आज तक चल रही है। बहुत कम लोगों में साहस था कि पत्रकारिता को एक
तरह से सच बोलने और निर्भीकता वाली पत्रकारिता में तब्दील कर सकें। अग्रणी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा था, लेकिन अग्रणी के छपते रहने के क्रम में, अग्रणी में छपते लेखों को लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के पहले जो आर्थिक संकट था, जिसमें कर्ज में डूब चुके थे लोग, लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों को लगा कि अग्रणी एक राष्ट्रीय मुखर स्वर है, तो लोगों ने पैसे की सहायता की, इसका सर्कुलेशन बढ़ा, बिक्री बढ़ी और तब इनका साहस भी बढ़ा। लेकिन तब तक अंग्रेजों का वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वैक्ट सारा कुछ को छोड़ जाइए, भूल जाइए। अब उन सबों के मालिक थे कांग्रेस के लोग। अब इन लोगों ने अपना दमन चक्र चलाया। बॉम्बे में ब्रितानी हुकूमत रहते हुए भी जो डोमिनियन स्टेटस का एक जो कहते हैं ड्रेस रिहर्सल चल रहा था, उसमें बंबई प्रांत में कांग्रेस के लोग थे। उन्होंने अग्रणी को दबाना शुरू किया जबरदस्त तरीके से, क्योंकि गांधी के विरुद्ध लेख लिखना, गांधी के विरुद्ध बातें करना, कांग्रेस के विरुद्ध बातें करना, इन सबों से वे इतने उकचा चुके थे कि उनके सामने वो गांधी का जो जुमला था ना, सत्याग्रह वाला, वो सब एकदम जैसे कहते हैं ना कि वो पैजामा का नाड़ा कहीं से कटा और धड़ाम से नीचे सब एक्सपोज हो चुके थे। फिर उन लोगों ने बदले की भावना से, हिंसा की भावना से अग्रणी का विरोध शुरू किया। अग्रणी के विज्ञापन को उसी समय एक दूसरे अखबार लोक शक्ति को देना शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने इन बातों का विरोध किया, तब इनके ऊपर उल्टा जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। इनसे जमानतें ली जाने लगी, कभी 5,000, कभी 6,000, कभी कुछ। और करते 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 जब इन्होंने देखा कि जिसे कहते हैं ना, कॉल स्पेड ए स्पेड, सच्चाई को सच्चाई की तरह रखने का जब इनका एक मुहिम जारी रहा, तब कांग्रेस गवर्नमेंट ने फाइनली अग्रणी को बंद करने का निर्णय किया। ठीक है, तुम अग्रणी नाम के अखबार को बंद कर दो, लेकिन दूसरे ही दिन से इन्होंने, चूंकि अब इनके पास फंड की कमी नहीं थी, लोकप्रियता थी, विज्ञापन था, सरकारी विज्ञापन बंद हो जाने के बाद भी जन समर्थन से, वितरण से और अखबार बेच करके जो पैसे आते थे, और कुछ जो लोकल विज्ञापन और बहुत सारे हिंदू समाज के लोगों का जो एक कह सकते हैं कि निस्वार्थ जो एक योगदान था, उसकी बदौलत अग्रणी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि अब अग्रणी को किसी और तरह से हम नहीं दबा सकते हैं, तो सीधे इसे बैन कर दो। इधर इन्होंने अग्रणी को बैन किया, उधर दूसरे ही दिन से इन्होंने हिंदू राष्ट्र नाम से अखबार को फिर से जारी रख दिया। केवल नाम बदला, बाकी धार वही रही पत्रकारिता की, और चलता रहा। और ये पत्रकारिता की धार 31 जनवरी 1948 तक जारी रही, जब ये लोग दिल्ली में गांधी के उस फास्ट अन टू डेथ तक वहाँ पर रुक करके 30 जनवरी को उन्होंने अपना वो ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाया था। उस दिन तक आखिरी बार ये अखबार प्रिंट को गया था, और 31 जनवरी 1948 को आखिरी इसका एडिशन आया। उसके बाद से अखबार आज तक बंद पड़ा हुआ है। बीच में संभव था कि बहुत लोगों ने इसे रिवाइव करने का प्रयास किया। नाथूराम गोडसे की जीवनी यानी गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला की इस चौथी कड़ी में मैंने दो घटनाओं का जिक्र किया, जो गांधी के विरोध की घटना थी और साथ साथ उनके पत्रकारिता की एक वैसी घटना की चर्चा की जिसमें आप अगर सच बोलते हैं, सच्चाई के साथ आप देश को तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं, तो कैसे आपका गला घोंटा जाता है, उसके एविडेंस को मैंने चौथी कड़ी में रखा है। और ये जो श्रृंखला है ये जारी रहेगी। अगली कड़ी में हम अब जो अखबार के बाद अब जो इनका अगला संग्राम था, वो गांधी और देश के बंटवारे के विरोध में जो कदम उठना था, उसकी ओर जब हम बढ़ेंगे, तो वो पांचवी कड़ी से हम उसको आगे लेकर के चलेंगे। चौथी कड़ी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।